सिंगापुर एक छोटा सा मुल्क है, इतना छोटा कि सिर्फ लाहौर का एरिया पूरे सिंगापुर से 2.5 गुना ज़्यादा है। सिंगापुर के पास नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं हैं, हत्ता के पानी और रेत भी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। मगर फिर भी सिंगापुर का शुमार दुनिया के अमीर तरीन मालिक में होता है। सिंगापुर का हर शहरी ऑन एवरेज $70,000 यानी 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से भी ज़्यादा हर साल कमाता है। दूसरी तरफ नाइजीरिया है, जो सिंगापुर से तकरीबन 1300 गुना बड़ा है। नाइजीरिया के पास तेल और सोने के ज़खायर भी मौजूद हैं, मगर फिर भी नाइजीरिया की 48% आबादी एक दिन में 500 रुपए भी नहीं कमा पाती। इसकी क्या वजह है? क्यों नाइजीरिया सब कुछ होने के बावजूद भी एक गरीब मुल्क है और सिंगापुर कुछ ना होने के बावजूद भी एक अमीर मुल्क है? आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। मैं हूं इरफान आरिफ और आप देख रहे हैं किताबपीडिया। इस वक्त दुनिया में 195 मालिक मौजूद हैं। इन मालिक में तकरीबन 25 मालिक अमीर हैं, जबकि ये 20 मालिक बहुत ही गरीब हैं। इन 20 मालिक के शहरी एक साल में $1,000 भी नहीं कमा पाते। इस वक्त दुनिया के तमाम मालिक तरक्की तो कर रहे हैं, मगर गरीब मालिक बहुत ही सुस्त रफ्तारी से तरक्की कर रहे हैं। अगर जिम्बाब्वे इसी रफ्तार से तरक्की करता रहा तो ये 2700 साल बाद अमीर मालिक में शामिल हो सकेगा। तो फिर अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्यों कुछ मालिक अमीर और क्यों कुछ मालिक गरीब हैं? अमीर मालिक ऐसा क्या करते हैं कि वो अमीर हैं और गरीब मालिक ऐसी क्या गलती करते हैं कि वो गरीब हैं? किसी भी मुल्क को अमीर या गरीब बनाने में उसके इदारे अहम किरदार अदा करते हैं। अमीर मुल्कों के पास बहुत ही मजबूत इदारे होते हैं, जबकि गरीब मुल्कों के पास बहुत ही कमज़ोर इदारे होते हैं। अगर किसी मुल्क के इदारे कमज़ोर होंगे तो वहाँ करप्शन भी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा करप्शन होगी उतनी ज़्यादा गुर्बत होगी। दुनिया के सबसे अमीर मालिक सबसे कम करप्ट हैं, और जिन मालिक में गुर्बत ज़्यादा है वहाँ करप्शन भी सबसे ज़्यादा है। दुनिया के 20 गरीब तरीन मालिक की आधी दौलत हर साल ऑफशोर्स अकाउंट में चली जाती है, जिसकी वजह से इन मालिक के पास अपनी पुलिस, सेहत, तालीम और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च करने के लिए कुछ नहीं बचता। दूसरा, अगर किसी मुल्क के इदारे मजबूत होंगे तो वो नेपोटिज्म की बजाय टैलेंटेड लोगों को हायर करेंगे, और जब टैलेंटेड लोगों की कदर होगी तो वो और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे, और जब वो और भी मेहनत करेंगे तो मुल्क और भी तरक्की करेगा। मजबूत इदारे लोगों को उनके काम के बदले में इंसेंटिव्स देते हैं, जबकि कमज़ोर इदारे लोगों का हक मारते हैं। कल्चर से मुराद ये है कि किसी मुल्क के लोग किस तरह रहते हैं, उनके रस्म व रवाज क्या हैं, उनके अकायद क्या हैं, वो क्या और कैसे सोचते हैं। किसी मुल्क को अमीर या गरीब बनाने में उसका कल्चर भी एक अहम रोल प्ले करता है। अमीर मालिक के लोग अपने हालात की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं और उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं, जबकि गरीब मालिक के लोग हालात को ठीक करने के बजाय किस्मत को दोष देते रहते हैं। खास तौर पर जो मजहबी रियासतें हैं वहाँ ये बात बहुत मामूल है कि लोग कहते हैं कि अगले जहान की सोचो, इस जहान में कुछ नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स हमें अगले जहान की हर सूरत तैयारी करनी है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इस दुनिया में हम हर तरफ से धक्के खाते रहें। हमें यह भी सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया के हालात ठीक करने के लिए भेजा है, ना कि चाइना, अमेरिका और सऊदी अरेबिया से कर्जे लेने के लिए। इंक्लूसिव सोसाइटी ऐसी सोसाइटी को कहते हैं जिसमें तमाम लोगों को एम्पावर किया जाए, उनके रंग व नस्ल और मज़हब की परवाह किए बगैर, और उन्हें ऐसा लगे कि वो माशरे का एक अहम हिस्सा हैं। वो मेहनत करके कुछ भी हासिल कर सकते हैं, हत्ता कि सियासत के ऐवानों तक भी जा सकते हैं। अमीर ममालिक में इंक्लूसिव सोसाइटी होती है, जबकि गरीब ममालिक में ऐसा नहीं होता। अमीर ममालिक में अवाम की हुकूमत होती है, जबकि गरीब ममालिक में अवाम की हुकूमत नहीं होती। गरीब ममालिक में या तो डिक्टेटरशिप होती है या सिस्टम को चंद सौ अफराद ने यरगमाल बनाया होता है। इसलिए लोगों को यकीन होता है कि वो जितनी मर्जी मेहनत कर लें उन्हें सिस्टम से कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए वो मेहनत करने के बजाय शॉर्टकट्स ढूंढना शुरू कर देते हैं। जबकि अमीर ममालिक में लोगों को यकीन होता है कि वो मेहनत के ज़रिए कुछ भी हासिल कर सकते हैं, इसलिए वो मेहनत करते हैं और अपने काम में इनोवेशन लेकर आते हैं, जिसकी वजह से उनका मुल्क तरक्की करता है और वो मज़ीद अमीर होता चला जाता है। अमीर ममालिक में लोगों को प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स हासिल होते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स से ये मुराद है कि जब कोई शख्स कुछ ईजाद करता है तो सबसे पहले ये उसका हक है कि वो उससे फ़ायदा हासिल करे। इससे लोगों में जस्तजू जन्म लेती है और वो नए आइडियाज़ पर काम करते हैं। गवर्नमेंट लोगों को एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर से फैसिलिटेट करती है। ये सब उसी वक्त मुमकिन है जब उस मुल्क पर अवामी हुकूमत हो, क्योंकि अगर उस मुल्क पर किसी ग्रोह, फ़र्द या किसी जमात की हुकूमत होगी तो वो सब की सोचने के बजाय अपने मफादात का दिफा करेगा। यूरोप ने सबसे पहले बादशाहत ख़त्म की, जिसके बाद वहाँ उमरा की हुकूमत कायम हुई। यूरोप ने उसे भी ख़त्म किया और अब वहाँ अवामी हुकूमत है। इसी तरह जनूबी एशिया और अफ्रीका में पहले कॉलोनिज़म था, लेकिन अब वहाँ डिक्टेटर्स या उमरा पावर में हैं। इसी वजह से ये खित्ते अभी तक गरीब हैं। इन ममालिक में अवाम अभी तक डिक्टेटर से छुटकारा हासिल नहीं कर पाए। 1940 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक जैसे थे
और फिर नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटर्स आ गए और साउथ कोरिया में अवामी हुकूमत आ गई। आज साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया से कई गुना आगे है। नॉर्थ कोरिया के पास टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन उसने उस टेक्नोलॉजी को हथियार बनाने में इस्तेमाल किया, जबकि साउथ कोरिया ने इसी टेक्नोलॉजी को आवाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया और आज साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया से कई गुना अमीर है। इस मौजू पर मज़ीद बात करने के लिए वापस चलते हैं किताबपीडिया चैनल की जानिब, लेकिन जाने से पहले मैं अपना तारुफ करवा दूँ। मैं हूँ तंजील न्याजी, और अगर आप दुनिया भर से इकट्ठी की गई मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नज़र आने वाले लिंक या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करके आप उर्दू डॉक्यूमेंट्री चैनल को भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्यों नाइजीरिया सब कुछ होने के बावजूद भी एक गरीब मुल्क है और सिंगापुर कुछ ना होने के बावजूद भी एक अमीर मुल्क है। साइंसदानों ने दुनिया के 97 ममालिक का 20 साल तक मुताला किया, जिसके बाद उन्होंने ये ग्राफ बनाया जिसमें बताया गया कि जिन ममालिक के पास जितने ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज थे वो उतने ही गरीब, और जिन ममालिक के पास नेचुरल रिसोर्सेज ना होने के करीब हैं वो सबसे ज़्यादा अमीर ममालिक हैं। 18वीं सदी में ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं की थी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत हाई थी। उस वक्त जिन ममालिक के पास नेचुरल रिसोर्सेज थे वो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद थे और उन्होंने उससे तरक्की भी की। इन ममालिक में बरतानिया, जर्मनी और अमेरिका शामिल हैं। मगर अब ट्रांसपोर्ट सेक्टर बहुत तरक्की कर चुका है। अब जिन ममालिक के पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं भी हैं वो भी बआसानी बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं। जापान और जनूबी कोरिया लीडिंग स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, मगर ये अपना सारा रॉ आयरन बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो अब जिन ममालिक के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो उनको फ़ायदा देने के बजाय नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप वेनेजुएला की मिसाल ले लीजिए, जहां तेल के सबसे ज़्यादा ज़खायर मौजूद हैं, मगर आज वेनेजुएला के लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। इसकी वजह यह है कि जब वेनेजुएला में ऑयल दरियाफ्त हुआ तो वेनेजुएला की सारी इकॉनमी ऑयल डिपेंडेंट हो गई। हुकूमत ने अवाम को फ्री सहूलियात दी, जबकि वेनेजुएला के दूसरे सेक्टर बिल्कुल तबाह हो गए। जब पूरी दुनिया में तेल की कीमतें कम हुई तो वेनेजुएला की इकॉनमी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। इसी तरह मिडिल ईस्ट नेचुरल गैस और ऑयल से माला माल है, मगर मिडिल ईस्ट में सारी जंगों की वजह भी यही रिसोर्सेज हैं। आप अफगानिस्तान की मिसाल ले सकते हैं, जहाँ पिछले 40 सालों से उसके रिसोर्सेज की वजह से जंग जारी है। लेकिन कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जिन्होंने रिसोर्सेज ना होने के बावजूद भी तरक्की की है, जैसे नॉर्वे, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत और ओमान वगैरह, क्योंकि इन ममालिक ने अपने ऑयल के साथ साथ दूसरे सेक्टर पर भी काम किया। इसलिए जब दुनिया भर में तेल की कीमतें गिरी तो इन ममालिक को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, मगर वो ममालिक जिनकी इकॉनमी ऑयल डिपेंडेंट थी वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। अगर आप जानना चाहते हैं कि सिंगापुर इतना अमीर क्यों है तो यहाँ क्लिक कीजिए। सोवियत यूनियन की कहानी जानने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। हमारे चैनल किताबपीडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, और हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।